जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का पढ़ाई 24x7 यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। तो दोस्त, आज हम लोग NCERT 1.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग NCERT के 1.1 और 1.2 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए NCERT के 1.3 को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि √5 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम पिछले क्लास में बताए हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। देखिए, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जहां पे क्या है, मेरा p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अगर परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q क्या है, मेरा पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। फिर वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम संख्या को दो भाग में बोलो ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय, यानी जो संख्या परिमेय होगा वो क्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा, और जो क्या होगा, अपरिमेय होगा, वो क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। अब देखिए, परिमेय संख्या के अंदर ना जितने भी हम लोग संख्या पढ़े थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, जो भी हम लोग संख्याएं पढ़े थे ना, ये सारी संख्याएं को सम्मिलित क्या बोलेंगे, ये सारी संख्याएं क्या होगी, मेरा परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। जैसे 5/6 क्या है, इसे हम p/q के रूप में लिखे हुए हैं, और क्या है, मेरा p और q क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक हम आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, और उसमें हम 0 को शामिल कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पे 5/6 मेरा क्या है, p/q के रूप में है, और p और q मेरा क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। तो मेरा 5/6 क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन वही हम √2 लिखे तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी √2 का वैल्यू 1.414, ऐसे ही ये आगे डॉट डॉट बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना, इसका भाग कभी समाप्त ही नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम 1.5 लिखते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं कि 15 अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 1.414 ऐसे ही आगे चलते जा रहा, तो अगर हम लिखते हैं 1, इसको दशमलव हटाएंगे 14, फिर आगे जो भी होगा, तो हमको पता ही नहीं है ना कि यहाँ पे कितनी संख्या है, तो हम नीचे कितने 0 को डालेंगे। ठीक है ना। तो ये संख्या मेरा क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, अगर जैसा हम √4 लिखते हैं, तो √4 क्या होगा, मेरा परिमेय संख्या होगी। क्योंकि √4 के पास इतनी ताकत है कि क्यों, क्योंकि वो 2 के बराबर हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन √3 के पास इतना ताकत नहीं है कि कोई भी ये पूर्णांक हो जाए। ठीक है ना। जैसे 1.713 होता है, और भी आगे बढ़ते जाएगा, तो √3 मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम √8 की बात करें, तो ये भी क्या होगा, अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 2 × 2 × 2 होगा। अब 2 के लिए तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 1 अंदर आ जाएगा, तो फिर भी मेरा क्या हो जाएगा, √2, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या अगर ये किसी भी तरह से जुड़े, चाहे वो जोड़ से जुड़े, घटाव से, गुणा से, भाग से, ये पूरा मिलकर क्या होता है, अपरिमेय मिलता है। ठीक है ना।
मतलब अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े तो भी मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाएं तब भी मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या करें, गुना करें तब भी मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या करें, भाग करें तब भी मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। मतलब ऐसे समझिए जो ये अपरिमेय संख्या है ना, ये पूरा 20 के समान है। मतलब ये जिसके साथ मिलेगा ना वो पूरा संख्या को मेरा क्या कर देगा, ये अपरिमेय कर देगा। ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये परिमेय और अपरिमेय आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम इसको साफ करते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो एक प्रमेय के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी में ना प्रमेय 1.3 दिया हुआ है ना। ठीक है, देखिए ये प्रमेय ना जब हम अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे ना तो ये प्रमेय बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। मेरा जो p है क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बोले तो मतलब वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि p, देखिए यहाँ पे कोमा दिया है, कोमा मतलब हल्का रुकेंगे, यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p ए को भी विभाजित करेगी। कह रहा है कि यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो ए को भी क्या विभाजित करेगी, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है। नहीं समझ में आया होगा, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि p क्या है, मेरा एक अभाज्य संख्या है। p एक क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगना चाहिए। जैसे 2, इसमें क्या है, एक और सिर्फ 2 से ही भाग लगेगा। फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है। यानी ये सारी जो संख्याएं हैं इसमें क्या होगा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो मेरा क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि p क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है। हम मान लिए कि p मेरा क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p ए को भी विभाजित करेगी, जहां ए एक मेरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब ए मेरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है मेरा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, कि जितने भी धनात्मक संख्याएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1, 2, 3, 4 और ये कहां तक जाएगी, अनंत तक। ये सब क्या होगी, मेरी धनात्मक पूर्णांक होगी। तब p मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है, और a मेरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है कि यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। जैसे देखिए कहने का मतलब है ऐसी कोई संख्या है जिसे ए स्क्वायर बाई पी है, मतलब ए स्क्वायर अगर जिसे p ए स्क्वायर को विभाजित करेगी तो p ए को भी विभाजित करेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई p बराबर मेरा क्या है, यहाँ पे कोई अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि हम 5 ले लेते हैं। ठीक है ना। अब ऊपर हम 25 ले लेते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, यानी 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 होगा। यानी 625 बटा क्या, 5। और ये कितना मरतबे कटेगा, 5 एकम 5 और फिर 5 दूना 10, 5 25, 125 मरतबे कटेगा। यानी जो 25 का स्क्वायर है वो क्या है, मेरा 5 से विभाजित है। तो जो मेरा 25 भी होगा ना वो भी मेरा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। वही कह रहा है कि जैसे ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो 25 का स्क्वायर है वो मेरा 5 से विभाजित है, तो वही मतलब जो p होगा वो भी क्या करेगा, a को विभाजित करेगा। यानी मेरा जो 25 होगा वो भी क्या होगा, मेरा 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए कि हम p के जगह पर 3 ले लेते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 बटा 3। ये तो कट जाएगा 27 से। मतलब जो a का स्क्वायर है वो मेरा क्या है, 3 से विभाजित है। तो जो मेरा a भी होगा ना
9 वो भी मेरा क्या होगा 3 से विभाजित होगा। देखिए जब भी होना चाहिए ना यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, और a का मान ना मेरा कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं फिर से 5, ठीक है ना, ऊपर 5 का ही स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मेरा क्या होगा 25 होगा, और 25/5 ये तो 5 से विभाजित होगा, यानी 5 का स्क्वायर क्या है मेरा 5 से विभाजित है, तो 5 भी क्या होगा मेरा 5 से विभाजित होगा। यही पर मैं कह रहा है कि मान लीजिए क्या कि p मेरा कोई क्या है अभाज्य संख्या है। यदि p एक स्क्वायर को विभाजित करती है, यहाँ पे जो p है वो a स्क्वायर को क्या करती है विभाजित करती है। जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 25 का स्क्वायर था, तो 25 का स्क्वायर 6 से 25 जो कि क्या था 5 से विभाजित था, तो 5 से विभाजित था मतलब क्या कि ये पूरा पूरा कट गया, तो ये 25 भी होगा वो भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। यानी a स्क्वायर को विभाजित करेगी अगर p, तो a को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है ना, तो एक स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a मेरा क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे p का मान 5 ले लिए और यहाँ पे क्या ले लिए 4 का स्क्वायर ले लिए। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16/5, यानी ये 4 का स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है विभाजित नहीं कर रहा है, यानी ये 4 को भी विभाजित नहीं करेगी। ठीक है ना, मतलब अगर a स्क्वायर को p विभाजित करती है तब भी क्या होगा a को भी p विभाजित करेगी, अगर a स्क्वायर को p विभाजित नहीं करती है तो a को भी विभाजित नहीं करेगी। ठीक है, ये मेरा प्रमेय यही कहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रमेय आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तब तक हम मिटाते हैं इसे। चलिए तब हम क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना था कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है मेरा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये सिद्ध कर देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या होगा। मतलब अगर ये नहीं तो परिमेय संख्या होगा, नहीं तो क्या होगा कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या होगा। यानी यहाँ पे सिद्ध करना क्या है कि √5 मेरा क्या है एक अपरिमेय संख्या है, यानी हम सिद्ध कर देते हैं कि मेरा √5 जो क्या है वो परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा मेरा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन में देखते हैं, हम लोग लिख लेंगे कि मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि √5 मेरा क्या है अपरिमेय संख्या है। तो जब ये √5 परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे। जब मेरा √5 एक परिमेय संख्या होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/q, क्यों कि परिमेय संख्या का रूप क्या होता है p/q। और यहाँ पे क्या लिख देंगे कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक होना चाहिए। मतलब अगर p/q है तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q मेरा क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, तथा p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और p और q सहअभाज्य संख्याएं
है, और जब सह अभाज्य किसको बोलते हैं कि HCF P और Q का क्या होगा, एक होगा। देखिए ये सारी बातें ना हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जब हम ये परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तथा P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए हम 9/27 लिख रहे हैं ना, अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 3, फिर 27 का 3 गुने 3 गुने 3 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या, इसमें भी इसके भी गुणनखंड में 3 आ रहा है, और इसके भी गुणनखंड में मेरा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी 9/27 के उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए कि 5/7 लिखते हैं, तो इसका क्या होगा, 1 गुने 5, और क्या होगा 1 गुने 7। इसमें कोई भी संख्या ना उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं है। देखिए इसमें 5 है तो इसमें क्या है, 7 है, मतलब कॉमन सिर्फ क्या है, 1 है, मतलब 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो ये दोनों को विभाजित करे। तो वैसे संख्या होना चाहिए P और Q, ऐसा होना चाहिए कि 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जबकि 9/27 में मेरा क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, मतलब ये दोनों जो संख्या है P और Q है वो 1 के अलावा क्या मेरा 3 से विभाजित हो सकता है, यानी 9/27 मेरा क्या है, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ऐसा संख्या नहीं होना चाहिए। मेरा इस टाइप का संख्या होना चाहिए P और Q कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, ठीक है। और P और Q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए, मतलब दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकाले तो मेरा क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे भी देखिए ये 5/7 है, अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो इसका HCF भी क्या होगा, 1 होगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि गुणनखंड व अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF कैसे निकालते हैं, तो मेरा क्या होगा, इसका भी HCF क्या होगा, इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाता, मेरा 1 हो जाता। तो देखिए ये लैंग्वेज ना सारे क्वेश्चन में समान होगा कि क्या, कि अगर हम √5 को मान लेते हैं कि क्या है, परिमेय संख्या है, यही तो हमको दिखा देंगे कि ये संख्या क्या है, मेरा परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए हम लोग क्या माने कि मान लिया कि √5 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब √5 परिमेय संख्या होता है तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। और क्या कंडीशन होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप लोग समझ रहे होंगे, P तथा Q के का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे समझ गए होंगे कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और P और Q क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्याएं, दो संख्याएं जिनका क्या मौसा 1 हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब चलिए हम मान लिए क्या कि √5 बराबर क्या माने कि P/Q। अब लिखते हैं हम इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या होगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, P/Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, P²/Q² हो जाएगा। फिर अब हम क्या लिख सकते हैं, 5, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में होगा ना, 5Q² बराबर P², ठीक है। अब हम इसको साफ करते हैं। देखिए 5Q² बराबर क्या है, P² है। अब देखिए यहां से लिख सकते हैं कि Q² बराबर क्या लिख सकते हैं, P²/5 लिख सकते हैं, P²/5। देखिए सबसे पहले दोनों को वर्ग किए तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, फिर 5 बराबर क्या हो जाएगा, P²/Q²। अब यहाँ Q² भाग में है तो इधर करके हम गुना में कर दी, और इधर क्या बच जाएगा, P²। अब देखिए Q² को हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर गुना में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा।
तो उसी को हम लिख दिए कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। अब देखिए अभी हम लोग एक प्रमेय 1.3 पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ऐसा कोई, उसमें पढ़े थे ना ए स्क्वायर बटा पी, यहाँ पे पी मेरा क्या था, अभाज्य संख्या था, और पी मेरा ये यहाँ पे ए मेरा क्या था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक था, और क्या कह रहा था कि अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो मेरा क्या होगा, पी ए को भी विभाजित करेगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी यहाँ पे जो 5 होगा वो क्या होगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो 5 जब पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो प्रमेय क्या कहता था कि अगर जो p है वो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो जो p है वो a को भी विभाजित करेगा उस हिसाब से। इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। देखिए ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अभी प्रमेय पढ़े हैं कि कोई संख्या ए स्क्वायर है वो p को क्या, p ए स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो वो क्या p ए को भी विभाजित करेगी। हम लोग इस पर एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो भाई यहाँ पे पी स्क्वायर बटा 5 है, यानी 5 पी स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो या इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना। चलिए आप लोग यहां तक नोट कीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तब हम यहां तक देख लिए थे कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या था, पी स्क्वायर बटा 5 था। यहाँ पे 5 क्या था, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये हम लोग प्रमेय में देख चुके थे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि 5 गुने 1, 5 गुने 2, 5 गुने 3 कुछ भी रखते हैं। जैसे 5 गुने 1 रखे, इसका स्क्वायर बटा 5 लिखे, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 25 क्या होगा मेरा, 5 से विभाजित होगा। तो ये जो 5 होगा वो भी क्या होगा मेरा, वो भी 5 से विभाजित होगा। अब मान लो कि हम 5 गुने 2 रखते हैं, 5 गुने 2 का स्क्वायर बटा 5, यानी 5 दूना 10 का स्क्वायर कितना, 100। 100 मेरा क्या है, 5 से विभाजित है, तो मेरा 5 दूना 10 भी मेरा क्या होगा, 5 से मेरा विभाजित होगा। ठीक है ना। अगर 5 3 15 रखते हैं तो वो भी उसका स्क्वायर करेंगे, वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इसलिए मेरा 5 3 15 भी मेरा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना। तो अब हम मान लेते हैं क्या, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम मानते हैं कि P बराबर 5R, माना क्या कि P बराबर 5R। अब बोलेंगे कि आप लोग R कहां से आ गया। देखिए R कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, जैसे यहाँ पे हम 5 गुने 1 का स्क्वायर रख रहे हैं, 5 गुने 2 का, 5 गुने 3 का, हम 5 गुने 10 का स्क्वायर करके बटा 5 करेंगे, तो ये भी 10 5 50 का स्क्वायर, वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो 10 के पर ये 5 10 गुने 5 यानी 50, वो भी क्या होगा मेरा 5 से विभाजित होगा उसका स्क्वायर। तो 10 5 50 भी मेरा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यानी यहाँ पे R का मान क्या हो रहा है कि 1 2 3 कुछ भी रख रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है मेरा पी स्क्वायर बटा 5 के रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो मेरा क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये R का मान जिसे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे R का जगह A B C कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी है। तो क्या है, R का मान यहाँ पे क्या है, ये कोई भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, या लिख सकते हैं जहां R क्या है मेरा पूर्णांक है। ठीक है ना। अब हम P को क्या मान लिए कि 5R, जहां पे R मेरा क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मान को रखते हैं। अब चलते हैं हम कहा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर कितना है, पी स्क्वायर बटा 5 है। अब हम P को क्या मान लिए, 5R, तो यहां पे रख देंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर मतलब 5R का स्क्वायर
और बट्टा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टा 5 और 5 से कट जाएगा ना 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये 5 गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5 लिखे और हम क्या मान लिए p बराबर 5r मान लिए हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं p के बराबर क्या 5r लिख दिए, तब p का स्क्वायर है मतलब क्या 5r का स्क्वायर है बटा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25r स्क्वायर बटा 5। अब 5 से कितने 5 मरतबे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब हम आर स्क्वायर को क्या कर दिए इधर ही रहने दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 5 क्या है गुना में है तो इधर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5। अब बताइए जब यहाँ पे पी स्क्वायर बटा 5 था तो क्या कर रहा था 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, तो 5 किसको p को भी विभाजित कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर बटा 5 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो क्या होगा, इसलिए 5 क्यू को विभाजित करेगा। यहां पे समझ में आना चाहिए, ये हम लोग प्रमेय से कह रहे हैं कि प्रमेय क्या कर रहा था कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर बट्टा पी था, यानी कह रहा था कि पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी किसको ए को भी विभाजित करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्यू स्क्वायर बट्टा 5 है, यानी 5 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो मेरा क्या 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, हम इधर वाले को साफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या देखे कि 5 मेरा क्या है क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तो 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि 5 मेरा क्या था वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो 5 पी को भी विभाजित कर रहा था, यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। विभाजित कर रहा है, यहां 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, इसलिए यहां पी और क्यू का एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है। देखिए हम लोग क्या शुरू में माने थे कि √5 बराबर क्या माने थे p बाई क्यू माने थे, और क्या बोले थे कि यहाँ पे जो संख्या होना चाहिए p और q होना चाहिए वो क्या होता है q नॉट इक्वल टू 0 होता है। p और q मेरा क्या होता है पूर्णांक होता है, और p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। हम बताए थे कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने का मतलब क्या था कि अगर 5/7 लिख रहे थे तो इसका गुणनखंड 1 गुने 5 था, इसका गुणनखंड 1 गुने 7 था, यानी दोनों में क्या मिल रहा था 1 मिल रहा था और इसके अलावा कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा था। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था 1 था, लेकिन वही हम लिख रहे थे यहाँ पे 16 और बटा यहाँ पे लिख दे रहे थे 64। तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा 4 गुने 4, नीचे क्या होगा 4 गुने 4 गुने 4, यानी क्या है यहाँ पे 1 के अलावा एक 4 जो संख्या है वो दोनों का क्या है मिल रहा है, मतलब 1 के अलावा ये क्या 4 से भी मेरा विभाजित होगा। लेकिन हम लोग क्या माने थे कि यहाँ पे जो p और q है 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि p और q का 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 5 आ गया, यानी 5 एक ऐसा संख्या है जो p और q को क्या कर रहा है विभाजित
कर रहा है, यानी हम लोग जो माने थे वो क्या हुआ, मेरा गलत साबित हुआ। हम लोग क्या माने थे कि P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो Q को भी विभाजित करेगा। इसके पहले क्या देखे थे कि 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, यानी 5 P को भी विभाजित करेगा, यानी 5 जो है P को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, यहीं तक लिखेंगे कि हमारी अवधारणा क्या हुई, कल्पना गलत साबित हुई। हम क्या मानकर चले थे कि √5 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमको क्या पता चला, नहीं √5 क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या, मतलब ये √5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ना वो 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग सोचेंगे बहुत शॉर्टकट में इसको सॉल्व करने का ना, तो फिर 4 नंबर में 4 में 4 हमको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये सारा लैंग्वेज ना पूरा लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग को 4 में 4 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए आशा करते हैं ये समझे होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, कर है 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखिए सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सिद्ध किया है ना, उसी तरह सिद्ध करेंगे। देखिए हम इसके विपरीत क्या मान लेंगे कि ये दिखा देंगे कि ये क्या है, मेरा परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मान लेते हैं कि मान लिया, इसके सॉल्यूशन पार्ट में मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, 3 + 2√5 बराबर P/Q होगा। अब इसको तो लिखना जरूरी है क्या कि Q ≠ 0, P/Q, P और Q पूर्णांक है, P तथा Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा HCF P और Q का क्या होगा, एक होगा। HCF P और Q का एक मतलब क्या होगा कि मतलब P और Q मेरा क्या है, सह अभाज्य संख्या है, तभी तो उसका HCF एक होगा। मतलब ये सारे क्वेश्चन में ना कॉमन रहेगा क्या कि Q ≠ 0, मतलब अगर परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए, Q ≠ 0, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P तथा Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और HCF P और Q का कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी P तथा Q का क्या मतलब दोनों सह अभाज्य संख्याएं होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 3 प्लस में है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√5 बराबर P/Q -3। इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है,
अब क्या लिख सकते हैं, 2√5 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे तो बट्टा में 1 है ना, तो Q हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P माइनस 3Q बट्टा Q, आप लोग बट्टा का घटाव जानते होंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, 2√5 बराबर P माइनस 3Q बट्टा Q। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा 2 गुना में है, तो यहाँ पे जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब √5 बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस 3Q बट्टा 2Q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ P और Q पूर्णांक है, तथा हम तो पहले ही मान चुके हैं क्या कि मेरा P और Q मेरा क्या है, पूर्णांक है, तथा 3 और 2 भी क्या है, 3 और 2 भी पूर्णांक है। अब देखिए P और Q क्या है, मेरा पूर्णांक है, और इसमें 3 भी है और 2 भी है, वो भी क्या है, मेरा पूर्णांक है। तो पूर्णांक मतलब क्या होगा, कहने का मतलब इसमें पूर्णांक का कुछ भी जोड़ घटाव कुछ भी करेंगे तो ये क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। यानी इतना जो चीज होगा वो क्या होगा, जो पूर्णांक होगा वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी इसमें कुछ भी क्या, कुछ भी P का मान Q का मान कुछ भी रखेंगे तो ये क्या होगा, नहीं तो पूर्णांक होगा, नहीं तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी यहां से कह सकते हैं कि P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या का कुछ भी करेंगे ना, जोड़ घटाव गुना भाग परिमेय संख्या, तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा। और हम यहाँ पे क्या माने थे कि P और Q पूर्णांक है और 3 और 2 भी मेरा क्या है, पूर्णांक है। तो ये जो इतना सारा टर्म हुआ वो मेरा क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुआ। अब ये हम इसके पहले ये सिद्ध किए थे कि √5 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या हम जानते हैं क्या कि √5 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बताइए LHS में मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, और RHS में मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। ये कभी संभव होगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो, कभी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होगा। हम क्या लिख सकते हैं, यहां वाम पक्ष मतलब LHS क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि कभी बराबर नहीं होगा। अतः हमारी विरोधाभास गलत साबित हुई, इसलिए अतः क्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको सिद्ध करेंगे कि क्या देख रहे हैं यहाँ पे, √5 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो RHS में है P माइनस 3Q बटा 2Q, ये क्या है, मेरा परिमेय संख्या है, जो कभी परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर
नहीं होगा, इसलिए हम जो माने थे वो मेरा क्या हुआ, गलत साबित हुआ कि 3 + 2√5 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, 3 + 2√5 मेरा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 1/√2 है, 7√5 है और 6 + √2 है। ये तीनों संख्या को क्या सिद्ध करना है कि ये तीनों संख्या मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं 1/√2। ठीक है ना, तो फिर से वही काम करेंगे क्या कि मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेंगे कि क्या 1/√2 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब 1/√2 परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q। और एक चीज तो सारे में कॉमन होगा, क्या कि Q ≠ 0, P तथा Q पूर्णांक है तथा P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और P और Q का HCF क्या होगा, 1। यानी ये जो P और Q होगा वो दोनों सहभाज्य संख्या होगा। देखिए ये जो पॉइंट है ना इसको रट जाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में कॉमन होगा कि क्या कि Q ≠ 0 है, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है तथा P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और HCF P और Q का एक है। यानी P और Q मेरा क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब चलिए यहाँ पे 1/√2 है बराबर P/Q है। अब देखिए इसको उल्टा करते हैं ना, √2 को ऊपर भेजते हैं, तब ये भी चिल्लाने लगेगा तो फिर इसको भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्या कि Q/P हो जाएगा। √2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/P। अब चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, √2 का स्क्वायर बराबर Q² / P²। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा और यहाँ पे P² क्या है, भाग में है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो 2P² बराबर क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P² बराबर Q² / 2 लिख सकते हैं। और हम लोग पहले क्वेश्चन के अनुसार क्या प्रमेय देखे थे कि यहाँ पे अतः 2 क्या Q² को विभाजित करेगा, इसलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा। हम लोग प्रमेय 1.3 के अनुसार देखे थे क्या कि Q² अगर 2 Q² को विभाजित करता है तो क्या Q भी जो 2 होगा वो Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा ही करेगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे क्या कि Q बराबर क्या मान लेंगे, 2R मान लेंगे। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 5 था तो हम Q बराबर वहां पे क्या मान लिए थे,
5r मान लिए थे। अगर यहाँ पे 7 रहेगा तो क्या मान लेंगे, 7r मान लेंगे। आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे 2r ही क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे q² 2 है, q² क्या है 2 है। अगर यहाँ पे 2 गुने 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर बट्टा 2 रखेंगे तो 2 का गुने 1 मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 4 भी मेरा क्या होगा 2 से विभाजित होगा। तो 4 2 से विभाजित होगा मतलब क्या 2 भी मेरा 2 से विभाजित होगा। अगर यहाँ पे 2 गुने 2 रखे, इसका स्क्वायर बट्टा 2 कर दे मतलब 2 दूनी 4 का स्क्वायर 16। 16 भी अगर 2 से विभाजित होगा यानी मेरा जो 4 भी होगा वो भी मेरा क्या होगा 2 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है ना, यही मेरा प्रमेय कहता है। तो हम क्या कर लिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे गुना में 1 2 3 ऐसे ही जो भी संख्याएं हैं तो हम उसको क्या मान लिए r, और r यहाँ पे मेरा क्या है एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम मान लिए क्या कि q बराबर 2r हम मान लिए। ठीक है ना, अब इसको हम p² बराबर q² 2 है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो चलते हैं समीकरण 1 से, अब क्या लिख सकते हैं p² बराबर q² बटा 2 है तो q को क्या मान लिया है 2r, तो 2r का स्क्वायर और बट्टा में क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे q को हम क्या मान लिए थे 2r, तो यहाँ पे बट्टा में क्या है 2 है, तो q मतलब 2r का स्क्वायर और बट्टा 2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं p² बराबर 2 का स्क्वायर 4r² बट्टा 2। फिर ये 2 से कट जाएगा तो कितना होगा p² बराबर 2r²। अब यहाँ पे r² बराबर क्या लिख सकते हैं, r² को इधर ही रहने दिए और यहाँ पे 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में मतलब p² बटा 2। देखिए r² को इधर ही रहने दिए है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 गुना में है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब ये भाग में आ गया तब क्या लिख सकते हैं वही प्रमेय 1.3 के अनुसार कि क्या, अतः यहाँ पे 2 p² को विभाजित करेगा, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब क्या देख रहा है कि यहाँ पे देख लिए कि 2 मेरा क्या है p को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पे क्या देखे कि 2 मेरा क्या है q को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या माने कि p तथा q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे देख रहा है कि p और q का एक के अलावा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 2 आ गया। आप लोग को समझ में आना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड हम पिछले भी क्लास में आप लोग को इसी वीडियो में बताए हैं पिछले क्वेश्चन में। ठीक है ना, कि जैसे यहाँ पे हम 5 बटा अगर यहाँ पे 9 लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 गुने 5 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुने 3 हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी क्या है मेरा एक कॉमन है, यानी ये दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा संख्या मेरा क्या है नहीं है। अगर हम कह दें यहाँ पे मान लीजिए कि कोई 15 ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, यानी एक के अलावा यहाँ पे क्या एक 3 ऐसा संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। लेकिन तब क्या हो जाएगा यहाँ पे वही चीज है यहाँ पे कि Q यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे Q को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 2 क्या कर रहा है P को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः यहाँ P तथा Q का एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब हम इसको साफ कर देते हैं। अब हम क्या देखें कि यहाँ P तथा Q का एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरा क्या है 2 है, जो कि हम जो माने थे उसका क्या है गलत है। तो अतः यह कथन विरोधाभास है, विरोधाभास है। कैसे विरोधाभास है कि हम मान के चले थे क्या
कि पी और क्यू का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन क्या देख रहा है कि यहाँ एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। इसलिए कह सकते हैं क्या कि मेरा जो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को ना इतना लंबा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 4 में 4 लेना है तो इतना लंबा लिखना पड़ेगा, फिर ये लैंग्वेज एकदम लिखना पड़ेगा। फिर ये लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे ना तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये 1/√2 एक अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि 7√5 को सॉल्व करना है, क्या कि ये एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही बात करेंगे। 2 नंबर का सॉल्यूशन में देखते हैं क्या कि मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे क्या कि 7√5 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो क्या लिख सकते हैं, 7√5 बराबर क्या, ये p/q के बराबर होगा। और p/q क्या होगा, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा। और क्या होगा, p तथा q पूर्णांक है, p तथा q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। और HCF कितना, P और Q का क्या होगा, 1 होगा। यानी ये जो संख्या होंगी क्या होंगी, P और Q सहअभाज्य संख्या होंगी। यानी Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और P और Q मेरा क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है। अब देखिए यहाँ पे 7√5 को क्या माने, p/q। अब देखिए 7 यहाँ पे क्या है, गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/7q हो जाएगा। यहाँ से 7 गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ p और q क्या है, मेरा पूर्णांक माने हैं। p और q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या मान लिए हैं कि हम यहाँ पे p और q मेरा क्या है, हम पूर्णांक माने हैं। तो p और q मेरा क्या है, पूर्णांक है। तथा 7 भी क्या है, मेरा पूर्णांक है। तो यानी p/7q क्या होगा, या तो ये पूर्णांक होगा, नहीं तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी अगर परिमेय संख्या होगा तो जाहिर सी बात है वो पूर्णांक भी होगा। यानी अगर हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं तो उसके अंदर सारी संख्या मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है। p/7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि हम क्या देख रहे हैं, √5 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ वाम पक्ष मतलब LHS मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तथा दायां पक्ष, मेरा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दायां पक्ष मेरा क्या है, परिमेय संख्या। दायां पक्ष मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। दायां पक्ष मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। तथा दायां पक्ष मेरा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दायां पक्ष मेरा क्या है, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या है, यानी कभी भी मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। कभी भी मेरा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे √5 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इससे विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या गलत साबित हुई? गलत साबित हुई। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं ना होगा। हम क्या मान के चले हैं कि √7 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, √5 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारी कल्पना क्या हुई, गलत साबित हुई। इसलिए क्या होगा, 7√5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 7√5 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वाम पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है, और दायां पक्ष मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि कभी बराबर नहीं होगा। इसलिए हमें विरोधाभास होता है। विरोधाभास मतलब क्या, कि हम जो माने वो गलत साबित हो। हम लेके चले कि क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत साबित हुई कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और गलत साबित हो गया मतलब क्या, परिमेय संख्या नहीं है, यानी 7√5 मेरा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कि 6 + √2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से वही बात करेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, कि मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब 6 + √2 मेरा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, तो 6 + √2 बराबर क्या होगा, p/q होगा, p/q, जहां पे क्या होगा, q ≠ 0, p तथा q एक पूर्णांक है, p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है। p तथा q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और HCF मेरा क्या, HCF P और Q का क्या होगा, एक होगा, यानी Q ≠ 0, P तथा Q मेरा क्या है, एक पूर्णांक है, और P तथा Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी जो संख्याएं सहअभाज्य होंगी उनका HCF कितना होगा, एक होगा। ये मतलब लैंग्वेज सारे क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर अगर सोल्यूशन करते हैं उसके, तो इसमें क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है ना। तो चलते हैं, क्या है कि 6 + √2 बराबर क्या है, p/q है। अब क्या होगा, यहाँ पे 6 मेरा क्या है, प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, यानी √2 बराबर क्या होगा, p/q -6। ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर p - 6q/6
क्यू, यहाँ पर क्यू एलसीएम लेंगे तो क्या एक मर्तबे तो यहाँ पे पी हो जाएगा। अब यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, फिर क्यू में 6 से गुना करेंगे तो 6 क्यू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से p माइनस 6 क्यू बट्टा क्यू हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ p और q पूर्णांक है। हम क्या मान के चले हैं कि मेरा p और q मेरा क्या है, एक पूर्णांक है, तथा 6 भी एक क्या है, पूर्णांक। 6 भी मेरा क्या है, एक पूर्णांक है, यानी ये ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी मेरा क्या है, एक पूर्णांक है। मतलब ऊपर यानी अंश भी पूर्णांक है और हर भी मेरा क्या है, एक पूर्णांक है। यानी ये जो संख्या होगा वो मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कह सकते हैं कि p माइनस 6q बटा q एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के ही बराबर हो सकता है। लेकिन क्या है, √2 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा √2 एक क्या है मेरा, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वाम पक्ष में मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष में मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। अतः वाम पक्ष मेरा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, एवं क्या दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है। दाएं पक्ष मेरा क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। कभी भी परिमेय संख्या मेरा अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसलिए अतः इससे विरोधाभास होता है कि √2 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी देखिए इधर मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये भी मेरा क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। यानी विरोधाभास मतलब क्या, मेरे कथन के विपरीत है। मतलब विरोधाभास मतलब क्या, मेरे कथन के विपरीत है। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होता है। मतलब इस हिसाब से कि ये परिमेय संख्या है तो ये भी मेरा √2 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन क्या मेरी कल्पना जो हुई वो क्या हुई, गलत साबित हुई। क्या कि अतः मेरी कल्पना गलत साबित हुई। इसलिए क्या होगा, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे विरोधाभास मतलब क्या होता है, कथन के विपरीत। मतलब हम मान रहे थे, क्या चल रहे थे, परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे तो इधर परिमेय संख्या, इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब इधर परिमेय संख्या था तो इधर भी मेरा क्या होना चाहिए, √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। इसलिए मेरी कल्पना क्या हुई, गलत साबित हुई। इसलिए 6 प्लस √2 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के 1.3 एक्सरसाइज को पूर्णतः समाप्त कर दिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग और भी सारे बुक से इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। और आशा करते हैं आप लोग को समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। तो
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसको अगले वीडियो में सुधार कर सके, ठीक है ना। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।